अब मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमान अभिषेक शर्मा जी, IAS उपायुक्त राजौरी। सर आप मंच पे आएँ और अपनी ग्लोरीफाइड स्पीच से जो है हमारा मनोबल बढ़ाएं, ताकि भविष्य में भी जो है ऐसे कार्यों की हम रचना करें। जोरदार करतल ध्वनि से जो है वो सर का वेलकम करेंगे। श्री अभिषेक शर्मा, IAS राजौरी। सबसे पहले आज इस उपलक्ष्य में यहाँ पे उपस्थित स्वामी जी महाराज, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की रीजनल डायरेक्टर श्रुति अवस्थी जी, प्रोफेसर अली अकबर शाह जी, मंच पे मौजूद अन्य गणमान्य अतिथि और वक्तागण, और साथ में हमारे बीच जितने भी आज श्रोता हैं, जिनमें हर आयु वर्ग के लोग आज यहाँ पे मैं देख रहा हूं, युवा युवतियां भी आज बैठी हैं। जब मेरे को इस प्रोग्राम के बारे में बताया गया कि इस टॉपिक पे बात करनी है, तो कहीं ना कहीं एक भारतीय होने के नाते जो हमारी हजारों वर्ष की एक आइडेंटिटी है, उसको बताने का, लेकिन उसको और खूबसूरत करती हुई जो हमारी लोकल बिलीफ्स हैं, जो विविधता में एकता की बात हम करते हैं, उस विविधता को बताने का एक मौका सोच के मैंने इसका जो इनविटेशन था उसको एक्सेप्ट किया। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का कि आज के इस प्रोग्राम में उन्होंने मेरे को एक मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। ये जो आज का स्पेसिफिक एक टॉपिक है, का जो इसका शीर्षक है वो बड़ा ही एक स्पेसिफिक है। अगर उसको हम समझेंगे कि इसका जो, अगर हम जम्मू कश्मीर के बारे में बात करेंगे, तो जो जम्मू कश्मीर का स्पिरिचुअल लैंडस्केप है, स्पिरिचुअल ज्योग्राफी है, वो अन्य अन्य भागों में बटी हुई है। उसमें कश्मीर घाटी का एक एरिया है, एक डुग्गर संस्कृति का एरिया है, एक चंद्रभागा का एरिया है, और एक जिस इलाके में हम लोग हैं, पीर पंजाल जिसको कहा गया है या पांचाल क्षेत्र कहा गया है, इसमें आज हम बैठे हैं। ये चार मुख्य स्पिरिचुअल ज्योग्राफीज मैं मानता हूं, और इन सब में जो बिलीफ है, जैसे महाराज जी ने कहा कि आस्था ही एक ऐसी चीज है जो भारतीय संस्कृति को जिंदा रखती है, और उसी आस्था के प्रतीक के रूप में हम कभी नदियों को, कभी अपने चश्मों को, जिनको कश्मीरी में नाग भी कहते हैं, हम अपनी जीव जंतु को, कभी वेरीनाग की मछलियों को, कभी अपने कुल देवता को, कुल देवी को, जंगल को, सेक्रेड ग्रोव्स को, पहाड़ों को और चरागाहों को या झीलों को पूजते हैं। और ये जो पद्धति है, ये आस्था की जो पद्धति है, ये भारत की एक आत्मा है। आत्मा एक है, उसके जो स्वरूप हैं वो अलग अलग रूपों में हो सकते हैं, लेकिन जो इस आस्था का केंद्र है वो, अगर मैं कहूंगा, अगर पुरुष सूक्त का एक हमारा वर्ष है, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्रवाद सहस्त्रपा, कि हम पूरी प्रकृति, पूरी जितनी भी हमारी एग्जिस्टेंस है उसको एक मानते हैं। उसमें हमारे जंगल, जीव जंतु, पहाड़, नदियां, नाले, सब हमारा ही एक हिस्सा है। लेकिन जब हम इस इलाके की बात करते हैं, पहाड़ी क्षेत्र की बात करते हैं, जिसमें पुंछ, राजौरी और जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, इसकी जो हिस्टोरिक आइडेंटिटी है, इसमें हम जब देखते हैं कि
क्या क्या मुख्य बिंदु हैं, मुख्य कौन कौन से ऐसे आइडेंटिटी मार्कर्स हैं जिनको हम आज कह सकते हैं कि ये हमारी आइडेंटिटी का एक हिस्सा है। तो हम पहले भी इस मुद्दे पे एक बार बात कर चुके थे कि भाषा की बात करें, पहाड़ी भाषा मुख्य तौर से यहाँ पे बोली जाती है। बहुत एक रिच लैंग्वेज है, उसके बहुत सारे स्पीकर्स हैं, जिसमें मुख्य रूप से मीरपुरी, पोठवारी, पहाड़ी, पुंछी, जो अलग अलग उसके डायलेक्ट्स हैं वो बटे हुए। लेकिन क्योंकि ये 1947 के बाद दो अलग अलग देशों में बढ़ गया ये एरिया, तो वो जो लिंग्विस्टिक रिचनेस थी उसमें हमारे यहाँ पे तो लोगों ने काम किया, बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जो पहाड़ी पे अभी काम कर रहे हैं, लेकिन जो हिस्सा पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में चला गया उसको मुख्य रूप से कश्मीर के साथ लिंक कर दिया गया। उसको आइडेंटिटी ही उसकी पूरी तरीके से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहा गया, जबकि एक बहुत बड़ी संस्कृति वहां पे बटी हुई, वो भी यही भाषा। यहाँ के जितने सारे लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोग कोटली, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, रावलाकोट से आते हैं। मेरे नाना जी पार्टीशन से पहले इसी इलाके में रहते थे कुछ देर के लिए अपने कार्यवश, और पार्टीशन के बाद उनको वहां से वो वापस आ गए। तो इतना बड़ा इलाका हमारा कल्चरल रिचनेस का पार्ट है, वो हमारी ही आइडेंटिटी का एक हिस्सा है। और फिर भी मेरे को लगता है जो कि हिस्टोरिक एक गैप था उसको पिछले साल भारत सरकार ने मान्यता देके इस कल्चरल आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज किया और पहाड़ी कबीले को एक शेड्यूल्ड ट्राइब में इंक्लूजन किया। ये एक जो रिकॉग्निशन था कल्चरल हेरिटेज का, कल्चरल रिचनेस का, उसका अटेम्प्ट भारत सरकार के द्वारा किया गया। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि 8th शेड्यूल में पहाड़ी इंक्लूड की जाए, वो सब इसका एक हिस्सा है। लेकिन अभी भी ऐसी चीजें हैं जो हमें कोशिश करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमारे जितने भी कल्चरल हेरिटेज के मार्कर्स हैं, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो, इस साल जिला प्रशासन राजौरी ने कोशिश की है कि जो भैरव यात्रा है उसको हम इंटेंजिबल लिस्ट ऑफ हेरिटेज में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाएं। यूनेस्को की एक लिस्ट होती है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की, उसमें हमने पहले बात की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ, तो उसका सबमिशन ऑफिशियली पहली बार इस पूरे इलाके से किया गया। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को कि वो इस एक लक्ष्य है जिसको पूरा करने में हमारा सहयोग करें। अगर ये हमारा इंटेंजिबल हिस्ट्री का पार्ट बन गया तो हमेशा हमेशा के लिए ये भैरव यात्रा अमर हो जाएगी। इसी तरीके से जो आपने सुना होगा 7 लेक्स, 7 लेक्स एल्पाइन लेक्स हैं जो पीर पंजाल की चोटी के ऊपर 7 ऐसी झीलें हैं। उनमें से अगर कभी आपको जाने का मौका मिले, हम आधे रास्ते तक ही पहुंच पाए थे, तो वहां की एक कहानी है राजा गिरजन देव की, कि राजा गिरजन देव यहाँ के एक राजा हुआ करते थे। उनके 6 बेटे और 1 बेटी थी। और वो जब राजा, उनको लगा कि अब मैं ईश्वर की खोज में निकलूंगा, उन्होंने अपने बेटे और बेटी को भेज दिया कि आप जाके एक ऐसी जगह ढूंढ के लाओ जो बहुत शांत हो। तो कहते हैं कि जो 6 बेटे थे उनमें से एक बेटा वहीं पे बैठ गया, वो वापस नहीं आया। उसको लगा कि ये जगह मैं छोड़ूंगा नहीं, और उसके पिताजी ने उसको उस समय श्राप दिया। और बाकी जितनी भी उनकी संतान थी उनको ये आशीर्वाद दिया कि आप सब एक झील बन जाओगे और हमेशा हमेशा के लिए लोग आपको याद रखेंगे। उनका नाम मैं सुनाता हूं। उन झीलों का आज भी नाम है नंदनसर, जो चंदन था बेटा उसके नाम से चंदनसर, नील बेटे से बना नीलसर, सुख बेटे से बना सुखसर, बाघ बेटे से बना बागसर, और काली उनकी बेटी थी उसके नाम पे बना काल दचनी सर। ये आज भी इन झीलों का नाम यही है हजारों सालों से। और ये एक कल्चरल हेरिटेज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो मेरे को लगता है अभी भी राष्ट्रीय स्तर पे लोगों को मालूम नहीं होगा। हमें
ये जो चीजें हैं, ये जो हमारी ज्योग्राफी से रिलेटेड, जो हमारे नेचर से साथ फेथ जुड़ा हुआ है, इसकी श्रृंखला का एक हिस्सा है जो हमारे आइडेंटिटी बनाता है। नेचर को रिस्पेक्ट करना था और उसके साथ जो हमारी आइडेंटिटी बन गई, जिसको हम अपना फेथ मानने लग गए, और जिसके साथ साथ हमारी जो रीजनल, लैंग्विस्टिक और ये सारी आइडेंटिटीज जुड़ती गई, जिसको हम आज पहाड़ी आइडेंटिटी कहते हैं, एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी है। लेकिन पार्टीशन की वजह से, 1947 के विभाजन की वजह से, क्योंकि बहुत लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, अपनी आइडेंटिटी को पीछे छोड़ना पड़ा, लेकिन मैं बहुत खुश हूं आज कि ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसी गुरु गद्दियां हैं, ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिन्होंने उन लोगों को जो विभाजन के बाद बिखर गए थे, उनको वापस एक सूत्र में पिरोने का काम किया है और इस आइडेंटिटी को एक साथ लाके राष्ट्रीय लेवल पे लेके जाने का मौका दिया है। और आगे जाके एक बहुत बड़ी इस पहाड़ी आइडेंटिटी से जो भारत की विविधता है, उसमें जो सुंदरता आने वाली है, वो आज यहां पे देख के आज श्रोता जितने भी आज वक्ता थे, उन्होंने बताया कि कितना कंट्रीब्यूशन लोग अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं। कुछ लोग पहाड़ी में लिख रहे हैं, कुछ कविताएं लिख रहे हैं, कुछ पुस्तकें लिख रहे हैं, कुछ लोग ब्लॉग बना रहे हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन अभी भी हमारे जो एफर्ट्स हैं वो हो सकता है पर्सनल हो, मैं अकेले कुछ कर पा रहा हूं, लेकिन एकजुट होके जो पहला एफर्ट मेरे को लगता है वो आज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किया है। और इसके लिए मैं मैडम श्रुति अवस्थी का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, इनको धन्यवाद दूंगा और आशा करूंगा कि इसी तरीके से इस प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड किया जाए और जो हमारी पहाड़ी आइडेंटिटी है इस इलाके की, उसके साथ हम भारत की जो विविधता है उसको कैसे एनरिच कर पाएं, वो कैसे हमारे मेन स्ट्रीम जो किताबें हैं, जो हम एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते हैं, उसका हिस्सा बन जाएं। और जो जैसे भैरव यात्रा एक यहाँ की एक लोकल यात्रा है, मान्यता है, वो कैसे हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लेके जाएं, जिससे कि पहाड़ी आइडेंटिटी का मान सम्मान बढ़े और जो हमारी अगली जनरेशन है वो जब कोई भी काम करे वो सिर्फ ये सोच के काम ना करे कि मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूं, लेकिन ये सोच के काम करे कि मैं उस अपनी लॉस्ट आइडेंटिटी के लिए जो बिखर गई थी उसको वापस एक सूत्र में समेटने के लिए काम कर रहा हूं। और ऑलरेडी जैसे अभी किसी वक्ता ने कहा कि मिनी केरल कहा जाता है इस इलाके को, कि इतनी लिटरेसी और इतना एजुकेशन में अभी लोग काफी ज्यादा आगे बढ़ गए हैं, तो ये हमारे लिए एक और एसेट है जिससे हम इस प्रयास को काफी आगे तक लेके जा सकते हैं। और ऐसे मैं कहूंगा ये यज्ञ है, ऐसे यज्ञ और होते रहे, ऐसे वार्तालाप और होते रहे, ऐसे कॉन्फ्रेंसेस और होती रहे, राजौरी में, नौशहरा में, पुंछ में, सुंदरबनी में, कालाकोट में, जहां पे भी हमारे पास लोकल धरोहर है उन सब जगह होती रहे, एक मूवमेंट बन जाए और जितने भी हमारे इसमें लोग स्टेक होल्डर्स हैं वो इसका हिस्सा बनेंगे। वो दिन दूर नहीं होगा जब पूरे भारत में ये मालूम पड़ेगा कि पहाड़ी कौन है। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि हम जिस कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं वो कार्य संपूर्ण हो, पूर्ण हो, हम और उसमें सक्सेसफुल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तू धूल में मिल जाएगा, जुड़ जा अपने मूल से, जुड़ जा अपने मूल से, एक दिन फूल सा खिल जाएगा। गुरु गोसाई ब्रिजभूषण जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। किसी भी समाज का जो मूल होता है वह होता है उस समाज की सभ्यता, उस समाज के रीति रिवाज व उस समाज की मान्यताएं। और यह भी एक मान्यता है कि यदि आप किसी भी समाज को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो आप उस समाज के लोगों को
उस समाज की सभ्यताएं, उसकी मान्यताएं, उसके रीति रिवाज से दूर कर दीजिए, वह समाज अपने आप लुप्त हो जाएगा। आज का जो ये कार्यक्रम, जिसकी रचना इंदिरा गांधी कला केंद्र जम्मू केंद्र द्वारा और सदगुरु बाबा काशीगिरी जी बाणगंग वाले चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान से यहाँ हो रही है, जिसके माध्यम से आज हम सब अपने समाज के आस्था, परंपराएं और प्रकृति से अवगत हुए। मैं हार्दिक धन्यवाद करूंगा श्रीमती श्रुति अवस्थी जी का, जिनके प्रयास से आज का ये कार्यक्रम संभव हो पाया। साथ ही साथ मैं हार्दिक धन्यवाद करूंगा गुरु गोसाई ब्रिजभूषण जी महाराज, जो कि चेयरमैन हैं सदगुरु बाबा काशीगिरी जी बाणगंग वाले चैरिटेबल ट्रस्ट के, कि जिनके सानिध्य में आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए। और विशेष तौर पर मैं अभिनंदन करूंगा श्रीमान अभिषेक शर्मा जी IAS DC राजौरी का, कि उनकी यहाँ जो उपस्थिति रही, जिसकी वजह से हमारा जो ये कार्यक्रम है ये अत्यंत शोभायमान रहा। आप सभी यहाँ पधारे अन्य गणमान्य वक्ताओं का भी मैं धन्यवाद करूँगा, कि आपके माध्यम से मेरे साथ साथ हम जितने युवा यहाँ एकत्रित हुए हैं, हम सबको अपने पहाड़ी समाज की आस्था, परंपरा और प्रकृति के बारे में हम सब अवगत हुए, और किसी ना किसी ढंग से हम लोग इन परंपराओं को, इन रीति रिवाजों को संजोने के लिए, इनको प्रिजर्व करने के लिए हमारा ये पहला पड़ाव रहा। इसी के साथ साथ मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करूंगा श्री ब्रिजेश कुमार जी एवं श्री भानु कुमार जी का, जिनके कारण से, जिनके माध्यम से आज ये कार्यक्रम यहाँ संभव हो पाया। एक युवा होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि आज के इस युग में, जहाँ हर कोई अपने जीवन में इतना व्यस्त है कि उसको अपने परिवार तक का बोध नहीं, इस समय अपने समाज की परंपराओं को संजो कर रखना एक बहुत आवश्यक कर्तव्य बन जाता है। अपनी संस्कृति का संरक्षण, अपनी संस्कृति का स्थानांतरण व अपनी संस्कृति का उत्थान करने के लिए आज हम सब युवाओं की ये एक परम जिम्मेवारी है कि हम सब इस कार्य को करने के लिए आगे आएं। गुरुगद्दी के माध्यम से व गुरुजी महाराज के पावन सानिध्य में हम सभी लोग आज इस कार्य से जुड़े हुए हैं, और मैं ये पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ कि यदि आप लोगों का साथ रहा, जिस तरह IGNCA ने हमारा इस कार्यक्रम में साथ दिया और एक संगोष्ठी यहाँ पे हमने करी, इसी तरह से आगे भी भविष्य में हम ऐसे कार्य करते रहेंगे। एक बार फिर मैं सदगुरु बाबा काशीगिरी जी महाराज बाणगंग वाले चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आप सभी आए हुए गणमान्य व्यक्तियों का, DC साहब, ADC साहब, तहसीलदार साहब, आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप सब यहाँ पधारे और हमारे कार्यक्रम की शोभा को और बढ़ाया। और मैं आप सबसे ये आग्रह करूँगा कि ट्रस्ट की तरफ से, गुरुगद्दी की तरफ से आप सबके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था यहाँ की गई है। आप सब कृपया भोजन प्रसाद ग्रहण करके यहाँ से प्रस्थान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।